नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है दीपाली श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी पेट की आपकी आधुनिक इतिहास के और आगे चलते हैं। ठीक है, कल जो वीडियो बनाई थी उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर देख ली होगी और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ आप वीडियो देखो, फिर इस PDF को पढ़ोगे तो बहुत ईजिली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगी आपको चीज़ों को, आप बाकी आराम से इसकी रीडिंग कर सकते हो। PDF के लिए ऑलरेडी आपको सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं, आप देख सकते हो। चलो आगे हम लोग यहाँ तक कल मैंने आपको पढ़ा दिया था कि अरविंद घोष जो थे वो आपकी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। ठीक है, उनको उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। अब आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा आता है एग्जाम में कि जो अरविंद घोष थे उन्हें किस मामले में गिरफ्तारी मिली। तो आप बताओगे अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तारी मिली? अलीपुर मामले में। किस मामले में? अलीपुर मामले में। तो आपको ये याद रखना है, आ से अरविंद घोष और आ से अलीपुर मामला। ठीक है, विजिबल है, ये अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, चलो तो क्या है आपका ये अरविंद घोष जो आपके हैं वो क्या है? आ से अरविंद और किस मामले में गिरफ्तारी हुई इनको? अलीपुर मामले में हुई। ये दो चीज याद हो गई। बचाव किसने किया इनका? इनका बचाव चित्तरंजन दास ने किया। ठीक है, चित्तरंजन दास ने इनका बचाव किया। कुछ चीजें जो पूछी जाती एग्जाम में बस वही मैं आपको बता रही हूँ। आगे देख लो, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्या है? दिसंबर 1912 में अगर हम लोग बात करें तो रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस। इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पे हमला किया था, बम फेंका था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका और क्या हुआ? जापान भाग गए। ठीक है, बस इतना ही आप याद रखो, बाकी रहने दो। हाँ, पूछा जाता है कि षड्यंत्र में अकेले थे नहीं, और लोग उनके साथ जुड़े थे, तो इन षड्यंत्र केस का नाम क्या था? तो क्या नाम था? दिल्ली षड्यंत्र केस। ठीक, कौन लोग थे? नाम देख लो, अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास। इन लोगों को दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया और फांसी दे दी गई। रास बिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंके लेकिन जापान भाग गए। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग विदेशों में जो हमारी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। आपके में टॉपिक है ना क्रांतिकारी गतिविधियां, उसी से बता रही हूँ मैं। विदेशों में अगर क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें तो सबसे पहले इसमें नाम आता है मैडम भीखाजी कामा। इन्होंने क्या किया था? देखो, मैडम भीखाजी कामा जो थी वो भारतीय प्रतिनिधि के रूप में जर्मनी के स्टटगार्ड में जो आपकी सम्मेलन हो रहा था वहां पर गई थी और उन्होंने वहां पर क्या किया? भारतीय तिरंगा फहराया। देखो उन्होंने क्या किया? भारतीय तिरंगा फहराया। हाँ, PDF के लिए बता दूं आपको 8957215956 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके PDF के लिए पता कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। 1907 में मैंने क्या बताया कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक सम्मेलन हुआ था जहां पर मैडम भीखाजी कामा ने क्या किया? तिरंगा फहराया। जो चीज़ें मैं बताती चल रही हूँ वो देखो इसकी कंपाइलेशन है, बाकी आप एक बार PDF रीड करोगे तो अच्छी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो वीडियो मैं ऐसा कंपल्शन नहीं कि आपको PDF लेना ही है, आप कहीं से पढ़ रहे हो तो वहाँ से रिवाइज करो और मेरी बातों को सुन के एनालिसिस कर लो और चीज़ों को 1 से 2 बार वीडियो भी सुन लोगे तो काम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। उसके बाद क्या है? 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा ने क्या किया? कर्जन वाइली की हत्या कर दी। देखो क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा आता है आपसे कि कर्जन वाइली की हत्या किसने की, तो आपको नाम पता होना चाहिए। मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी। लॉर्ड हार्डिंग पे बम किसने फेंका? मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया है, रास बिहारी घोष ने क्या किया था? इन पे आपका जो वाइसरॉय था उस पर क्या किया? लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका। ठीक है, आगे देख लो। इसके बाद हमारा क्या है? गदर आंदोलन है। गदर आंदोलन की बात कर लेते हैं। देखो गदर आंदोलन में अगर हम लोग बात करें तो 1913 में ये किसके नेतृत्व में बनी थी पार्टी? आपकी लाला हरदयाल के नेतृत्व में। ठीक है, 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में आपकी सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में बनी थी गदर पार्टी। कहाँ बनी थी? अमेरिका में आपकी गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की आपकी स्थापना हुई। सोहन सिंह भाखना, इनका नाम याद रखना, पूछा जाता है आपसे गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष का नाम बताओ। सोहन सिंह भाखना जो थे वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री थे और काशीराम क्या थे? इसके कोषाध्यक्ष थे। अब देख लो उसके बाद इन्होंने क्या किया? गदर पार्टी बना ली। अब इन्होंने क्या किया? 1913 से ही उसी 1913 से इन्होंने क्या किया? गदर पत्रिका छापने लगे। क्योंकि देखो ये होता है ना, अभी भी देखो आपको कोई चीज़ पढ़ाई जाती है जो बहुत मोटिवेटेड वाली हो तो आप उससे क्या होता है? इंस्पायर होते हो। तो ऐसे ही हुआ कि जब हम पत्रिका लॉन्च करेंगे तो लोग पत्रिका पढ़ेंगे तो उनके अंदर और ज़्यादा अपने देश के प्रति प्यार बढ़ेगा। ठीक है, इन्होंने गदर पत्रिका का स्टार्ट किया कि हम इसको लॉन्च करेंगे, इसको करेंगे। इसका पहला अंक प्रकाशित किया गया जो किसमें था? उर्दू में था। लेकिन बाद में ये जो है दिसंबर 1913 से
गुरुमुखी में छपने लगी। ठीक है, पहला इसका जो अंक था वो किससे प्रकाशित हुआ, उर्दू में प्रकाशित हुआ, और आगे ये किस में छपने लगा आपका 1913 से आपका गुरुमुखी में छपने लगा। इसके बाद देख लो, यहाँ तक ये गदर पार्टी की बात हो गई। ठीक है, आगे देख लो, इसके बाद एक और चीज़ क्या हुई थी, वो भी इंपॉर्टेंट घटना है। सिंगापुर से कुछ लोग, सिंगापुर के गुरदीप सिंह थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कुछ भारतीयों को 376 लगभग भारतीय थे, जिनको किससे ले गए, कामागाटामारू जो जहाज था उससे कहाँ ले गए, वैंकूवर ले जाने का प्रयास किया। लेकिन क्या किया, कनाडा के अधिकारियों ने उन्हें वहां से वापस कर दिया कि नहीं, आपको यहाँ आने की परमिशन नहीं मिलेगी। लिखा होगा कनाडा के अधिकारियों ने इनको अनुमति नहीं दी। तो इनके लिए कि इनका अन्याय हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप वहां पहुंच के किसी को वापस भेज दो। उसके लिए एक कमेटी का गठन हुआ, उसका नाम था शोर कमेटी। इस अधिकार के लिए किसका गठन हुआ, शोर कमेटी का गठन हुआ। और इनके अधिकार के लिए कौन कौन थे, हुसैन रहीम, सोहन लाल, बलवंत सिंह, इन लोगों के नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन हुआ। देखो मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ उसका क्वेश्चन बताती चल रही हूँ, वैसा ही आएगा एग्जाम में, पूछा जाएगा गदर पार्टी का फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, तो कौन है, लाला हरदयाल। कहाँ पर स्थापना हुई इसकी, कहाँ पर इसको फाउंड किया गया, तो आप बताओगे सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ऐसे अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जो आपकी कनाडा में ना अनुमति मिलने वाली घटना थी, भारतीयों को रवाना कर दिया गया, उसके लिए जिस जहाज से वो भारतीय गए उसका नाम क्या था, तो आप बताओगे कामागाटामारू, जो आपका जहाज था। ये जहाज कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए यहाँ पे स्पेशली इसका नाम लिख दिया है मैंने। आगे देख लो, 1914 में क्या होता है, चंपाकरण पिल्लई द्वारा बर्लिन में, सारी घटनाएं देखो विदेश की हैं, मैंने ऊपर लिखा भी था टॉपिक, सबसे ऊपर ने पढ़ा होगा, तो विदेशों में जो आपकी गतिविधियां हो रही हैं। चंपाकरण पिल्लई द्वारा बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई। आगे देख लेते हैं फिर क्या है हमारा इसके बाद। उसके बाद हमारा देख लो, आपको ये शायद पता भी होगा, अफगानिस्तान में क्या हुआ था, अफगानिस्तान में अमीरों की मदद से राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला, इन्होंने क्या किया, 1915 में अफगानिस्तान में अमीरों की मदद से काबुल में अंतरिम सरकार की गठन किया। ठीक है, किसकी मदद से, राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला। देखो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप पीडीएफ तो लोगे तो पढ़ोगे, मुझे पता ही है, लेकिन वीडियो भी अगर 1 से 2 बार सुनोगे ना, तो चीज़ें जैसे मैं बोलती हूँ ना, किसी का भी बोलना, मैं भी किसी की चीज़ सुनती हूँ, सुनने चीज़ें अच्छे से और याद हो जाती हैं। आप सुन लो मेरी बातें, 1 से 2 बार नाम सुन लोगे, तो एग्जाम में जाओगे तो चीज़ें आएंगी, तो कुछ तो आपको स्ट्राइक करेगा ही। ठीक है, इसे सुनो ज़रूर वीडियो को। राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने 1915 में अफगानिस्तान के अमीरों की मदद से क्या किया, काबुल में अंतरिम सरकार की गठन किया। ठीक है, उसके बाद देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो अब आ गया आपको, वो क्या है, उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने 24 अक्टूबर 1924, फाउंडेशन कब हुआ, 1924, और डेट क्या है, 24 अक्टूबर 1924 को क्या किया, कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। किसका गठन हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। कब हुआ, 1924 में 24 अक्टूबर को। कहाँ पर, कानपुर में। बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद इसके गठन से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है, अगर आपको दिख रहा होगा तो क्या है, उसके बाद काकोरी घटना। बिल्कुल सही, कौन सी घटना हुई हमारी, काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड क्या था आपका, काकोरी कांड में आपको पता है जो सरकारी खजाने वाली ट्रेन थी उसको लूट मार करके ले लिया गया था। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने क्या किया, 9 अगस्त 1925 को काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इसे किसी नाम से जाना आता है, अभी इसका नाम बदल दिया गया, काकोरी कांड ना बोलकर इसको काकोरी एक्शन डे का नाम दे दिया गया है। ठीक है, काकोरी कांड अब नहीं बोल रहे हैं इसको। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने किस दिन, 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्शन डे, काकोरी कांड जिसको आप जानते हो, उसकी घटना को अंजाम दिया। और क्या किया, जो 8 डाउन ट्रेन थी उसको रोककर लूटपाट की, सरकारी खजाने वगैरह को लूट लिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद गिरफ्तारी तो होनी तय ही थी भाई, लूटपाट होगा तो गिरफ्तारी होगी। कौन कौन गिरफ्तार हुआ, एक क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खां थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे। इन लोगों को फांसी दी गई। देखो जो मैं नाम बता रही हूँ, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा इनमें से किसको काकोरी कांड के तहत फांसी दी गई। आपके पास ऑप्शन होगा, सुभाष चंद्र बोस होंगे, रास बिहारी घोष होंगे, कुछ और मदन लाल ढींगरा होंगे, और एक ऑप्शन होगा आपके पास राजेंद्र लाहिड़ी का। तो आपको पता होना चाहिए किन लोगों को किसके अंतर्गत
आपको क्या कहते हैं फांसी हो रही है, सजा हो रही है। कई बार मैं बार बार बता रही हूँ, क्वेश्चन में यही पूछा जाता है अलीपुर बम मामले से संबंध किसका था, या अलीपुर मामले से संबंध किसका था, तो किसका था, अरविंद घोष का था। इसलिए आपको ये मामलों के साथ नाम याद रखना है। दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत किसका नाम था, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बात कर लें काकोरी कांड से, तो कौन कौन जुड़ा हुआ था, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और आपके राजेंद्र लाहिड़ी। आगे बात कर लो, सितंबर 1928 में अब क्या हुआ, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दी गई। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे बनी, इतना बड़ा कांड हो गया कि मतलब सब लोग, सारे लोग जान गए हिंदुस्तान जो रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसमें उसको पकड़ने शुरू करे। तो क्या किया इन लोगों ने, उसका नाम बदल के दूसरा गठन किया। कहाँ पर, दिल्ली में। पहला वाला जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वो कानपुर में था, अब बना हमारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये कहाँ पर बना, ये आपका दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में बना गया। ठीक है, आगे देख लो। इसके बाद हम इसके बाद बात करेंगे अब किसकी, साइमन कमीशन की। 1928 आ गया है ना, तो साइमन कमीशन की बात करेंगे। साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन जो आपका कमीशन आया था उसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था, और ये कहा जा रहा था कि भारतीयों के हक की बात है। तो ये कहाँ की बात थी कि भाई भारतीयों का हक तो है लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं है, तो कैसे वो भारतीयों के लिए सोचेगा, इसलिए इसका क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था। अब इसमें थोड़ा फैक्ट जो है पढ़ लो। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर क्या हुआ, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ था। मैंने बता दिया ना, 1927 का साइमन कमीशन जो था आपका, उसमें एक भी भारतीय न होने की वजह से इसका पूरे भारत में आपका विरोध हो रहा था क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। ठीक, अब 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए लाला लाजपत राय पे क्या हुआ, बहुत बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद उनकी मौत भी हो गई। ठीक है, अब उनकी मौत का बदला लेने के लिए कौन आगे आया, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाठी चार्ज जो करने वाला पुलिस अधिकारी था, उसका नाम क्या था, सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी। किसने किसने करी, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने जो लाठी चलाने वाला अधिकारी था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी। आगे देख लेते हैं फिर क्या हुआ। 1929 पे आते हैं। 8 अप्रैल 1929 को क्या हुआ, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो बम फेंका था वो सिर्फ आवाज वाला बम था, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला बम नहीं था। और इनका यही मोटिव था कि ये लोग जो है वो थोड़ी मोटी आवाज नहीं सुनते, आवाज तेज होती तभी सुनते हैं। सामने क्यों आए, चाहते हो देखो कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम फेंक के भाग जाते थे, सब लोग भाग रहे थे, लेकिन इनका ये मुद्दा था कि नहीं, हम सामने आएंगे तो बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा कि अच्छा ये ऐसे गलत काम हो रहे हैं, इसमें सब नौजवान जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। ठीक है, उनके लिए खाली काम किया था, नहीं तो ये भी निकल ही सकते थे। तो 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में क्या हुआ, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। लेकिन जो बम था, बार बार बता रही हूँ, किसी को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ आवाज वाला, जैसा लोग पटाखे फेंकते ना, पटाखे टाइप समझ लो था। अब इस बम कांड के आरोप में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह पर मुकदमा चला, और आगे चलकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बाकी क्रांतिकारियों पर कौन सा मुकदमा चला, लाहौर षड्यंत्र केस। देखो जितना भी नाम मैं बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। कई बार मतलब इसमें तो इतना हो सकता है ना भी पूछे, लेकिन आप किसी और एग्जाम को दोगे ना तो वहाँ कई बार पूछा भी जाता है, या यहाँ भी पूछ सकते हैं कि लाहौर षड्यंत्र केस के तहत किनका नाम जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि बटुकेश्वर दत्त हैं, भगत सिंह है, राजगुरु, सुखदेव, इन सबको किसके अंदर वो सजा दी गई, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। ठीक है, मुकदमा चला, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों को किस दिन फांसी दी गई, 23 मार्च 1931 को आपके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। हम बात करें अगर जतिन दास की, तो जतिन दास जो आपके थे वो उनको क्या हुआ, वो आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने अनशन की वजह से उनको डेथ हुई। ठीक है, उन्होंने खाना नहीं खाते थे, भूख हड़ताल बैठ गए, अनशन की वजह से उनको 64वें दिन उन्होंने लगातार जब भूख हड़ताल की तब उनका क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा कई बार आपसे पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आपसे कि जतिन दास जो थे या कौन था जिसने अनशन के तहत जिसकी मृत्यु हुई, किसकी मृत्यु अनशन के तहत हुई, तो आप बताओगे किसकी मृत्यु हुई, जतिन दास की हुई। आगे देख लो, चटगांव शस्त्रागार हमला, ये सारी चीज आपकी क्रांतिकारी आंदोलन के तहत ही आ रही हैं। चटगांव शस्त्रागार हमला में क्या था, देखो सूर्यसेन थे, सूर्यसेन की एक जो वो थी आर्मी थी, उसका नाम क्या था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। क्या नाम था सूर्यसेन की आर्मी का, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी।
चटगांव के शस्त्रागार पे क्या किया इन्होंने, अधिकार करने के लिए हमला किया। ठीक है, चटगांव में जो आपका शस्त्रागार था जहाँ रखे जाते थे शस्त्र वगैरह, वहाँ पर सूर्यसेन की जो आर्मी थी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, उसने क्या किया, हमला किया। और क्या किया, चटगांव का बंगाल से संपर्क काटने की कार्यवाही की। इसमें क्या हुआ, गणेश घोष और लोकीनाथ बाउल सहित 65 क्रांतिकारी शामिल थे। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं, बस आप ये जानो कि चटगांव शस्त्रागार हमला किस समय हुआ, किस वर्ष हुआ, 1930 में हुआ। ये डेट याद रखना। किससे संबंधित है, तो ये सूर्यसेन से संबंधित है। उनकी आर्मी का नाम क्या था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी था। उससे ज़्यादा फिर उसे पूछा नहीं जाएगा। आगे देख लो फिर क्या है, बंगाल के इस दौर में क्रांतिकारियों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका थी। ये जो दौर था इस समय क्या था, महिलाओं ने भी बहुत भाग लिया। प्रीति लता, क्या नाम था, प्रीति लता वाडेदार ने रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा और इस दौरान शहीद भी हो गई। क्या नाम था इनका, प्रीति लता वाडेदार। ठीक है, इसके बाद कल्पना दत्त का नाम सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे मतलब बढ़ चढ़ के इन्होंने पार्ट लिया था, महिला क्रांतिकारी थी। कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कोमिल्ला की छात्राओं शांति घोष, क्या नाम था, शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधिकारी की हत्या कर दी। बीना दास ने कॉन्वोकेशन के टाइम पे दीक्षांत समारोह पे गवर्नर पर गोली चला दी। एक एक लाइन अगर आप लोग पढ़ रहे होगे ना, आप कहीं ना कहीं से जरूर पढ़ाई कर रहे होगे, एक एक लाइन इसकी फैक्ट है, फैक्चुअल है और इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है आपसे, दीक्षांत समारोह के दौरान गवर्नर पर किसने हमला किया, किसने किया, बीना दास ने किया। छात्राओं का नाम देख लो, शांति घोष और आपकी सुनीति चौधरी, इन्होंने क्या किया, जिलाधिकारी पर हमला किया था। ये सब क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लोग प्रैक्टिस एरिया कुछ कर रहे हो तो आपको दिखते होंगे। आगे देख लो, 27 फरवरी 1931 को क्या हुआ, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में कौन शहीद हो गया, चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। डेट देख लेना, 27 फरवरी 1931 है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, 1940 में ऊधम सिंह ने, मूवी भी आपकी ऊधम सिंह वाली अभी आई थी, 1940 में ऊधम सिंह ने क्या किया, माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी। माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग अब होम रूल लीग पढ़ेंगे। होम रूल, आपका जो होम रूल मूवमेंट था उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है फटाफट से। होम रूल लीग जो था, होम रूल आपका मूवमेंट जो था, उसमें देखो कौन कौन है। 16 अप्रैल 1916 को क्या होता है, तिलक जो है वो बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया। किसने गठन किया, तिलक ने। ठीक है, तिलक ने होम रूल लीग का किस सन में किया, 1916 को बेलगांव में इन्होंने गठन किया। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो कौन कौन सा था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई। इसको छोड़कर ये देखो, इनका कार्य क्षेत्र जो था कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार था। ठीक है, ठीक है, बरार था इनका। आगे देख लो, सितंबर 1916 में तिलक ने अप्रैल में बनाया, उसके बाद कौन आया है, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट। मैंने आपको बताया भी इसके पहले, क्या बताया है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो आपके राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष के पद को संभाला, उनका नाम क्या था, एनी बेसेंट। किस सन में था, 1917 में। ठीक है, पहली जो आपकी महिला अध्यक्ष जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस में आपके अध्यक्ष का पद संभाला, कौन थी वो महिला, पहली एनी बेसेंट थी 1917 में। पहली भारतीय महिला कौन थी, मैंने आपको बताया है 1925 में आपकी कौन थी, सरोजनी नायडू, कानपुर में अधिवेशन हुआ था। 1916 में सितंबर में एनी बेसेंट ने अपनी लीग का गठन किया और इन्होंने जॉर्ज अरुणडेल को लीग का सचिव बनाया। ठीक है, आगे कुछ इतना जरूरत नहीं है। हाँ, ये देख लो, एनी बेसेंट की लीग का मुख्यालय कहाँ पर था, अडयार में था। ठीक, उसके बाद देख लो, इनका जो कार्य क्षेत्र था वो तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत था। जो तिलक का कार्य क्षेत्र था उसको छोड़कर सारे भारत में एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र था होम रूल लीग में। आगे देख लो, इनके दमन के लिए तिलक पर मुकदमा चलाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक टीम ने तिलक की ओर से मुकदमा लड़ा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने होम रूल लीग बनाई, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, तिलक जी के ऊपर मुकदमा चला। और किसने इनके लिए लड़ा, इनके लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, जो भी आप आगे देखो क्या हुआ, भारत पाकिस्तान के लिए एकदम वो हो गए। लेकिन उस समय शुरू में इन्होंने क्या किया, देखो तिलक की मदद की, ब्रिटिशर्स ने उसके अगेंस्ट काम किया, लेकिन तिलक की मदद किसने की, मोहम्मद अली जिन्ना ने की। और वकीलों की टीम ने क्या किया, तिलक का बचाव किया। आगे देख लेते हैं। उसके बाद हम जून 1917 में क्या होता है, एनी बेसेंट और उनके सभी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जून 1917 में क्या हुआ,
एनी बेसेंट और उनके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में देखो एनी बेसेंट को और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस गिरफ्तारी के विरोध में क्या क्या हुआ देखो, सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे तमाम नेता लीग में शामिल होने लगे। ठीक है, आगे देख लो। अब जो आपकी लीग थी ना, होम रूल लीग, वहां पर बाकी लोग उनके सपोर्ट के लिए मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये लोग उसमें शामिल होने लगे। अब देख लो क्या हुआ, 1917 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। मैंने बताया ना अभी आपको कि एनी बेसेंट जो थी क्या, वो वो पहली महिला अध्यक्ष जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष का पद संभाला था 1917 में। अब देख लो बात किसकी करने आ रहे हैं हम लोग, लखनऊ अधिवेशन की। लखनऊ अधिवेशन 1916 मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1916 में एक तो पहले कौन अध्यक्ष था वो देख लेते हैं हम लोग। कौन अध्यक्ष था, अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन था तो लखनऊ में हुआ था, किस सन में हुआ था, 1916 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। इस समय क्या हुआ, इस अधिवेशन में क्या हुआ, जो गरम दल और नरम दल में डिवीजन हुआ था ना, विभाजन हुआ था, वो आपका एक साथ हो गया और उनकी गरम पंथियों की कांग्रेस में वापसी हुई। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से क्या हुआ, इसी अधिवेशन में कांग्रेस और आपकी मुस्लिम लीग का समझौता भी हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें आपके तिलक और एनी बेसेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे देख लो। इसके बाद कांग्रेस लीग समझौते के तहत कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को औपचारिक किया। ठीक है, पहली बार ऐसा मांग की गई। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो है, अभी आप आगे बात करोगे चंपारण आंदोलन की बात करोगे, तो इसी समय इसी वाले आपके लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है, राजकुमार शुक्ल जो होते हैं वो महात्मा गांधी से बात करते हैं और चंपारण के बारे में, उनके किसानों की जो समस्याएं थी उससे महात्मा गांधी को अवगत कराते हैं। तो ये पूछा जाता है आपसे, चंपारण की जो समस्याएं थी किसानों की, उससे महात्मा गांधी को अवगत किसने कराया, तो किसने कराया, राजकुमार शुक्ल ने बताया कि ऐसी ऐसी गंभीर समस्या वहां पे चल रही है इसी अधिवेशन में। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे गांधीवादी आंदोलन की। गांधी जी के बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता उनकी बात ना हो ही नहीं सकता। तो गांधीवादी आंदोलन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, देखो 1919 से 1940 तक जितनी अब गांधीवादी में चीज़ें होंगी वो सब करेंगे, क्योंकि आपको पता है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आ चुके, तो अब हर एक आंदोलन उनसे जुड़ा हुआ होगा। सबसे पहले देख लो कि गांधी जी एक मुकदमे के सिलसिले में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका नहीं गए थे, एक मुकदमे के सिलसिले में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां पर उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो बहुत रंग भेद हो रहा है, रंग भेद नीति का विरोध हो रहा है, काले गोरे इन सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उनको एक बार इनफैक्ट आपको पता भी होगा, शायद सुने होंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं स्टोरी जानते होंगे, उनको ट्रेन से भी उतार दिया गया था, कंपार्टमेंट से, उनका टिकट होते हुए भी, इसलिए क्योंकि उनका रंग काला था, सांवला था, उनको हटा दिया गया। तो उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने विरोध किया इस चीज़ का, और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। किसकी स्थापना की, नटाल इंडियन कांग्रेस और फिनिक्स फार्म की स्थापना की। इनके फार्म पूछे जाते हैं कि फिनिक्स फार्म कहाँ पर स्थापित था, तो आप बताओगे फिनिक्स फार्म आपका साउथ अफ्रीका या फिर दक्षिण अफ्रीका में था। ऐसे ही टॉल्स्टॉय फार्म भी स्थापित किया। दो फार्म थे इनके, एक फिनिक्स आश्रम, दूसरा टॉल्स्टॉय फार्म। ठीक है, दो चीज दिख रही होगी, वो स्थापित किया। आगे देख लो, गांधी जी ने यहीं पर एक पत्रिका निकाली। क्या नाम था उस पत्रिका का, उस पत्रिका का नाम दोस्तों था इंडियन ओपिनियन। थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ, चीज अच्छे से दिखेगा। इस पत्रिका का क्या नाम था, इस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। कहाँ पर ये आपकी निकाली गई, ये आपकी दक्षिण अफ्रीका में निकाली गई। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी कहाँ पर निकाली गई, आपकी दक्षिण अफ्रीका से इसको निकाला गया। इसके प्रथम संपादक कौन थे, मनसुख लाल नजर थे, और ये पत्रिका आपकी गुजराती, हिंदी, तमिल तथा अंग्रेजी में प्रकाशित होती है। कई बार क्वेश्चन आया है, इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका आपकी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित होती थी, किस भाषा में प्रकाशित नहीं होती थी, गुजराती, हिंदी, तमिल, उर्दू। तो कौन सा आंसर होगा, उर्दू में नहीं प्रकाशित होती थी, बाकी गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में ये पत्रिका आपकी प्रकाशित होती थी। मैंने बताया आपको 1915 में क्या होता है, गांधी जी वापस आते हैं भारत वापस आते हैं। इस समय क्या था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार से समर्थन के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार की खूब सहायता की, जिससे खुश होकर सरकार ने इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि भी दी। आपसे पूछा जाएगा कैसरे हिंद की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया, तो कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी जी को सम्मानित किया गया। अगर हम बात कर लें क्यों किया गया, क्योंकि इन्होंने विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा मदद की।
आगे देख लो, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ हुई? 1915 में आपके अहमदाबाद में हुई। ठीक है, 1917 में और क्या होता है? सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी के किनारे फिर से स्थापित किया गया। पहले ये अहमदाबाद में थी, उसके बाद इसको क्या किया? साबरमती नदी के किनारे स्थापित कर दिया गया। और गांधी जी ने 1916 के जो होम रूल लीग थे उसको अपना समर्थन नहीं दिया। आगे देख लो, गांधी जी के अगर हम भारत में सत्याग्रह का क्रम देखेंगे, जो एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है, सबसे पहला आपका चंपारण था 1917 में, फिर आपका अहमदाबाद मिल मजदूर था 1918 में, उसके बाद आपका खेड़ा वाला आंदोलन था 1918 में। ये तीनों कई बार आपसे पूछे आते हैं। सबसे पहला कौन सा था जो गांधी जी के द्वारा भारत में सत्याग्रह था? तो पहला चंपारण है, सी, ठीक है, सी। फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल है। चंपारण देखो किसानों से संबंधित था, किसानों के बाद कौन आता है? अहमदाबाद मिल मजदूर आते हैं, उनको बोनस कम दिया जा रहा था, उसकी वजह से वो आंदोलन हुआ आपका। उसके बाद आपका खेड़ा आंदोलन हुआ 1918 में। ठीक है, इतना हम लोग आज की क्लास में करते हैं। उसके बाद हम लोग कल फिर क्लास करेंगे, तो वहाँ पे हम छोटे टॉपिक जो और हैं उन चीज़ों को कल करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। और दोस्तों जितनी चीज़ें आपको कंटेंट प्लेलिस्ट में दिया जा रहा है, PDF के साथ साथ उनको अच्छे से पढ़ते हुए चलो, खत्म करते हुए चलो टॉपिक्स को। अब समय बिल्कुल नहीं है कि आप चीज़ों को कंपाइल करो। जितना चीज़ें पढ़ाते जा रहे हैं, ग्राफ एंड टेबल जो चीज़ें होती आ रही है उनके प्रैक्टिस सेट करते चलो और चीज़ों को कंपाइल करते चलो, कि अब समय बिल्कुल नहीं है। मैं जितनी चीज़ें आपसे बताई हूँ उतनी चीज़ें मैं कराऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब कराऊंगी। टॉपिक्स एक बार बस जल्दी जल्दी करके कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद।